आज हम लोग कविदेव का तीसरा कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम कवित्त। इस कवित्त को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा शमशेर बहादुर जी की रचना उषा के बारे में समझ लें तो इस कविता को भी, इस कवित्त को समझने में आसानी होगी। उषा जो कविता है उसमें कवि को संदेह की स्थिति रहती है। संदेह की स्थिति ये इस तरह से कि कभी लगता है सुबह को देख करके, कभी लगता है जैसे किसी ने पूरब दिशा में स्लेट पर खड़िया चौक रगड़ दिया है किसी ने। कभी ऐसा लगता है जैसे राख से लीपे हुए चौके में कोई जा रहा हो जिसके एक दो चरण चिन्ह दिख रहा हो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सुबह का समय है, उषा की बेला है, इसलिए कवि ने राख से लिपा हुआ चौका कहा है। क्योंकि दादी अम्मा जब राख से चौके को लिपती थी, चूल्हे को लिपती थी, तो उस समय बच्चों को या बड़ों को ही जाने से रोकते हैं, घर मत आ, पांव के दाग लग जाएंगे। तो इसलिए कवि ने कहा है कि कभी ऐसा लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका है, कभी ऐसा लगता है जैसे शीतकारती हुई मां, कार्तिक के महीने में शीतकारती हुई मां गंगा स्नान करके घर में प्रवेश कर रही हो और उंजलि भर हर श्रृंगार का फूल लाकर सिरहाने में डाल दे रही हो और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से बिखरे बालों को संभाल कर जगाने का काम कर रही हो। ये सब क्या हो रहा है? ये जादू हो रहा है क्या? कभी लाल खड़िया चौक की तरह आसमान दिख रहा है, कभी राख से लिपे हुए चौके की तरह आसमान दिख रहा है, कभी हरश्रृंगार का फूल लेकर आती हुई शीतकारती हुई कार्तिक महीने में स्नान करके आती हुई मां का आभास हो रहा है। और इस तरह से आभास होते 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 अंत में तब कवि को ये एहसास होता है कि नहीं, ये जादू नहीं, ये सुबह की बेला है, प्रातः बेला है, उषा की बेला है, सुबह का समय है। अंत में वो जादू टूटता है। यहां तीसरा, ये दूसरा कवित्त, अंतिम कवित्त कविदेव का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कविदेव को भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। कवित्त 2 दूसरा। वन शारद चंद्रिका चादर ओढ़े लसैसम अलंकृत कैसे भले। पूरा आसमान शरद ऋतु के चादर को ओढ़ा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। उसी बात को यहां पर कविदेव ने बड़े मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहा है। कहते हैं, फटिक सिलानी सौ सुधारे सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाव दे, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, तारा से तरुणीता में ठाढ़ी झीली मिली होती,
मोतिन की ज्योति मिली यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। कवि को शरद ऋतु की चांदनी, शरद ऋतु की चांदनी को देखकर अनेक तरह का आभास हो रहा है। कभी लगता है जैसे मानो पूरे आसमान में किसी ने क्रिस्टल बैठा दिया हो, संगमरमर बैठा दिया हो। पूरा आसमान संगमरमर के बने हुए मंदिर की तरह दिख रहा है। कभी ऐसा लगता है जैसे ये आसमान नहीं बल्कि उदधि दधी को दही का समुद्र फैल गया हो, दधी समुद्र फैल गया हो। और कभी ऐसा लगता है जैसे दूध को सब फेन फैलियो, कभी ऐसा लगता है जैसे दूध का फेन फैला हुआ हो पूरी। और उस फेन में तारा के समान तरुणी के तरह तारा जो है वो झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। बड़ा प्यारा दृश्य बढ़कर सामने आता है। ये मानो तो कवि के सामने सारा जादू हो रहा है। और अंत में वो भी इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि ये राधिका की तरह सुंदर ये जो दृश्य भरकर सामने आ रहा है, ये दृश्य चांद का है, शरद की चांदनी का है। आइए देखते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधारे सुधा मंदिर। स्फटिक क्रिस्टल, शिलानी सौ शिला पत्थर, सुधारा गया है सुधा मंदिर, सुधा अमृत। तो यहां पर इंगित किया गया है, इशारा किया गया है आसमान की तरफ कि आसमान जो है, आकाश जो है, आकाश ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो आकाश एक स्फटिक से बना हुआ मंदिर की तरह, क्रिस्टल से बना हुआ है ना, चमकदार पत्थर से बना हुआ एक मंदिर की तरह हो। ऐसी चमक, ऐसी आभा है आसमान में, ऐसी चमक है आसमान में। चांदनी रात में आकाश कुछ इस तरह से चमक रहा है जैसे मानो किसी ने क्रिस्टल बिछा रखा हो पूरे आकाश में। और उदधि दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद, चारों तरफ पूरे आकाश में ऐसा लगता है जैसे मानो उदधि दधी करो, दधी मतलब दही। ऐसा लगता है जैसे मानो पूरे आकाश जो है वो आकाश नहीं बल्कि दही का समुद्र फैला हुआ। उदधि दधी को सो अधिकाई, पूरा फैला हुआ है ना। उमगे अमंद, थोड़ा सा भी कम नहीं दिख रहा, पूरा है ना। पूरे नभ का कोना कोना, पूरे आकाश का कोना कोना जो है ऐसा लगता है जैसे दही का समुद्र फैला हुआ हो, कोना कोना उस दही से भरा पड़ा। बाहर से भीतर लो भीति न दिखाए दे। कवि देव कहते हैं कि वो चांदनी ऐसी है, वो चमक ऐसी है कि बाहर और भीतर जो चमक बाहर है वही चमक भीतर भी है, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर से भीतर लो भीति न दिखाए देव।
जैसी आभा बाहर है वैसी आभा अंदर भी है। बाहर से अंदर तक हर तरफ वही प्रकाश, वही दीप्ति, वही आलोक, वही चांदनी फैली हुई है। घर के आंगन में और घर में भी वही चांदनी का एहसास हो रहा है कवि को। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फेंग फैलियो आंगन फरस बंद, है ना। कहते हैं कवि कि आंगन का जो फर्श है उस फर्श पर ऐसा लगता है जैसे मानो दूध का फेन फैला हुआ। तारा से तरुणीता में ठाड़ी झील मिली हो, चमकदार आसमान में वो टिमटिमाते तारे ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई तरुणी, कोई स्त्री, है ना, वो ठाड़ी खड़ी होकर के झिलमिल झिलमिल झिलमिला रही है ना। कभी कभी दिख रही हो, कभी ओझल हो जा रही हो, कभी दिख रही हो, कभी ओझल हो जा रही हो, झिलमिला रही हो। क्या तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होत, इसे दूध से फैले दूध से चमकते हुए आसमान में वो टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लगते हैं जैसे मानो इस आसमान रूपी मंदिर में कोई तरुणी, कोई स्त्री खड़ी हो और उसका अंग झिलमिलाकर दिख रहा हो, झिलमिल 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 कर रहा हो। मोतिन की ज्योति मिलियो, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका सफेद फूल, मकरंद पराग। तो मोतिन की ज्योति मिलियो, ऐसा लगता है ये जो सफेद फूल है, मल्लिका है, ये और ही चमकने लगी है। ये मल्लिका, ये फूल और चमकने लगा है जैसे मानो उसमें मोती की ज्योति मिल गई हो। ऊपर से और मोती का प्रकाश, है ना, मोती का पानी मानो तो किसी ने चढ़ा रखा हो। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे आरसी, आरसी मतलब आईना, है ना, दर्पण, आईना। पूरा आसमान आईने की तरह चमक रहा है ना। और उस चमकते हुए आसमान में प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, है ना। और उस चमकते हुए आसमान में, उस चांदनी भरे आसमान में वो जो चमकता हुआ चांद है वो ऐसा लगता है जैसे मानो वो चांद नहीं बल्कि राधिका का प्रतिबिंब हो, है ना। उसकी चमक वैसे ही है जैसे मानो राधिका खड़ी हो उस झिलमिलाते आसमान, उस झिलमिलाते हुए तरुणियों के बीच में, है ना। प्रतिबिंब की, वो राधिका के प्रतिबिंब की तरह वो चांद दिख रहा है। आइए एक बार फिर हम लोग बात करते हैं। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु की चांदनी ऐसी है जैसे मानो आसमान में किसी ने क्रिस्टल बैठा रखा हो, पूरे आसमान क्रिस्टल से बने हुए मंदिर की तरह दिख रहा है। और कभी ऐसा लगता है जैसे मानो आसमान में किसी ने दधी का समुद्र फैला रखा हो, बाहर से अंदर तक हर तरफ उजियाली फैली हुई है। और उस उजियाली में, उस उजाला में, उस चांदनी में आंगन ऐसा लगता है जैसे मानो दूध की तरह चमक रहा हो। और उस चांदनी में टिमटिमाता हुआ तारा, टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई युवती, कोई तरुणी
खड़ी हो, उसका शरीर झिलमिला रहा हो। पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे दर्पण की तरह, जैसे आरसे की तरह, जैसे आईना की तरह चमक रहा हो साफ। और उस आईने की तरह चमकते हुए आसमान में अवस्थित वो चांद, चांदनी से भरे हुए चांद, ऐसा लगता है जैसे मानो राधिका जी का वो प्रतिबिंब हो। आइए अलंकार की बात करते हैं। फटिक शिलानी सौ, फटिक शिलानी सौ उपमालंकार है। सुधारयो सुधा मंदिर, सुधारयो सुधा मंदिर, सुधारयो सुधा में अनुप्रास है। उदधि दधि को सौ, अधिकाय उमगे अमंद। उदधि दधि में रूपक है समुद्र पर दधि का आरोप है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाए दे, दूध को सो फेन फैलियो। फेन फैलो में अनुप्रास अलंकार है। तारा सी तरुणीता में ठाढ़ी झिली मिली होत, तारा सी तरुणी में उपमा अलंकार है। तारा सी तरुणी में उपमा अलंकार है। तारा सी तरुणीता में अगर पूरे को ले लेते हैं तो अनुप्रास अलंकार है। आरसी से अंबर में आभा से उजाड़ी लगे, यहां पर भी उपमा अलंकार है। और कविता में माधुर्य गुण है। और इसी के साथ ही कविदेव की तीनों ही कविताएं संपूर्ण हुई। प्रश्न मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।